हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज हमारा जो है हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तीसरा दिन है, जिसमें हम लोग जो है हिंदी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उसको हम लोग करेंगे। तो आप सभी लोग जो है आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हम लोग जो है अपना देखेंगे हिंदी का। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि कृष्ण खाते समय जो है कुछ भोजन खाते हैं तथा कुछ जमीन यानी धरती पर गिराते हैं। ठीक, उसके बाद कहा जा रहा है कि वे अपने हाथ में दही का पात्र लेना चाहते हैं, वही मुख पर माखन मिश्री तथा दही लगा लेते हैं, उनको सब कुछ अपने हाथों से खाना अच्छा लगता है। तो ये हमारा जो है पहला नंबर प्रश्न का उत्तर है। ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है सूरदास के पद से। ठीक ना, सूरदास का जो पद आप लोग पाठ पढ़े होंगे काव्य खंड में दूसरा लेसन, तो वहां से जो है इस प्रश्न का जो है ये प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर ये होगा। ठीक, तो आप सभी लोग जो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग जरूर इसको याद करिएगा और समझिएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न की ओर चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। तो इसका उत्तर होगा कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित इसलिए है क्योंकि पंच परमेश्वर गांव की ताकत और नींव है। ठीक ना, गांव की ताकत और नींव है। गांव में जब कोई वाद विवाद ठीक होता था तो पंच परमेश्वर द्वारा पंचायत के माध्यम से हल कर लेते थे। अब सभी न्यायालय में जाते हैं जहां समय के साथ साथ जो है धन की भी हानि होती है और उचित समय जो है पर न्याय भी नहीं मिलता है। तो इसलिए जो है पंच परमेश्वर के खो जाने से कवि जो है वो चिंतित हो जाते हैं। अब ये जो प्रश्न दिया गया है ये कहाँ से पूछा गया है, तो ये प्रश्न जो है आपका हमारा गांव का घर जो कविता है ज्ञानेंद्रपति जी के द्वारा लिखा गया, वहां से ये प्रश्न को पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम खुद से भी बना सकते हैं कि जो गांव में पंचायती व्यवस्था चलती थी, पंच परमेश्वर चलते थे, तो वो सब अब आज के समय में समाप्त हो गए हैं। ठीक, और वो अपना जो गांव जो अपना ताकत जो है वो खोते जा रहा है। आजकल जो न्यायालय आ गए हैं तो न्यायालय में जो है हमें उचित जो है न्याय नहीं मिल पाते हैं और समय से भी जो हमें न्याय नहीं मिल पाता है, हमें लंबा समय इंतजार करना पड़ता है। तो इसलिए जो है कवि पंच परमेश्वर के खो जाने से जो वो चिंतित रहते हैं। इसके बाद अगर तीसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। ये तीसरा नंबर प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा कि बिस्नी एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की महिला है। बिस्नी क्या है? निम्न मध्यवर्गीय परिवार की एक महिला है। ठीक ना, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उसे अपनी मुन्नी की शादी के लिए जो है पैसों की जरूरत है। मुन्नी कौन थी? तो उसकी बेटी थी। तो ये भी लिख सकते हैं कि उसे अपनी बेटी की शादी के पैसों के लिए जरूरत थी और इसलिए वह मानक को पैसा कमाने के उद्देश्य से लड़ाई में भेजती है। और यह एकांकी एक तरह से भारतीय समाज के विवाह परंपरा पर ठुकरावघात भी, जहाँ पैसे के कारण लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता है। यानी अगर हम देखेंगे कि बिस्नी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा कि बिस्नी मानव को लड़ाई में इसलिए भेजती है क्योंकि जो मतलब कि मानक जो है बिस्नी के घर में कमाने वाला केवल इकलौता उसका बेटा रहता है। तो उसको लड़ाई में भेजती है कि ताकि उसकी जो बेटी है जो विवाह करने योग्य हो गई है तो उसके दहेज के लिए जो कुछ पैसा रुपया वो जुटा सके। तो इसलिए अपने बेटे को जो है वो लड़ाई पर भेजती है। इसके बाद आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन चौथा नंबर को, जिसमें दिया जा रहा है कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताएं। तो एकांकी और नाटक में जो है निम्नलिखित अंतर है, जिसमें पॉइंट देकर के बताया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद रखिएगा कि एकांकी और नाटक में निम्नलिखित अंतर होता है। जिसमें पहला नंबर दे रहा है कि एकांकी में एक ही अंक होता है और नाटक में जो है कई अंक होते हैं। मतलब एकांकी में मतलब एक अंक होगा, यानी इसको वन एक्ट प्ले बोलते हैं, और इसमें जो है नाटक में कई अंक जो है सम्मिलित होते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे और इनके अंतर की, तो दिया जा रहा है कि एकांकी में कम पात्र होते हैं और नाटक में जो है ज्यादा पात्र होते हैं। एकांकी जो क्या होता है छोटा होता है और नाटक बड़ा होता है। एकांकी में एक ही कथा होता है और जबकि नाटक में जो है कई कथाएं शामिल होती हैं। ठीक ना, इसके बाद अगर और अंतर की बात करेंगे तो दिया जा रहा है कि एकांकी में दृश्यों का विभाजन नहीं होता है और नाटक में दृश्यों का विभाजन होता है। इसके बाद आगे देखेंगे कि एकांकी का जो अभिनय जो है वो कम समय तक हो जाता है और जबकि जो है नाटक का जो है मंचन या नाटक जो वो ज्यादा समय तक होता है।
तो ये हमारा जो है एकांकी और नाटक में अंतर था कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर होता है। तो ये एकांकी नाटक के प्रश्न का उत्तर है, तो आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। इसी तरह अगर हम देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न को, तो ये 5वां नंबर प्रश्न जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VPI है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, जिसमें दिया जा रहा है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, कि आप जेपी से सहमत हैं, इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि आजादी के बाद जो हमें स्वराज्य मिला था उससे जेपी खुश नहीं थे, ठीक ना। आजादी के बाद भ्रष्टाचार की जड़ें और क्या हो गई है, मजबूत हो गई है। बगैर घूस या रिश्वत के जनता को कोई कार्य नहीं होता। शिक्षा संस्थाएं भी भ्रष्ट हो गई है। भ्रष्टाचार के संबंध में जयप्रकाश नारायण का यही विचार था कि भ्रष्टाचार के जड़ से नष्ट करने हेतु जो है व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। यानी जयप्रकाश नारायण जो है भ्रष्टाचार के संबंध में, करप्शन के संबंध में यही बताते हैं कि जो करप्शन बढ़ गया है तो इससे जो है मतलब कि इसके वजह से जो जनता है उसका जो है कोई काम बिना रिश्वत का, बिना घूस का दिए हुए नहीं हो पाता है। तो इस तरीके का अगर भ्रष्टाचार को दूर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उस जो व्यवस्था है, मतलब जो प्रशासन की व्यवस्था है, जो शासन की लापरवाही है, उन सभी को हमें बदलना पड़ेगा। तो ये उनका जो है मतलब इसे दूर करने का ये सुझाव था। तो यह हमारा जो है 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें और दिया गया है कि नौकरशाही को जड़ से नष्ट करना होगा। आज के नौकरशाह अभी भी अपने को जनता का सेवक नहीं समझते हैं, वे अपने को सरकारी कर्मचारी समझते हैं। जो गुलामी के पहले उनकी सोच थी वही सोच आज वर्तमान में है, और नौकरशाहों को जनता का सेवक समझना होगा, तभी भ्रष्टाचार को जो है दूर किया जा सकता है। यानी जयप्रकाश नारायण इतना बात भी बताएं कि अगर हमें भ्रष्टाचार को दूर करना होगा तो जो शासन चलाने वाले व्यक्ति हैं वो खुद को जो है क्या समझे, वो सरकारी कर्मचारी केवल समझे, ठीक ना, वो शासक न समझे, ठीक, सरकारी कर्मचारी समझे। और जो गुलामी के समय सोच थी तो उस सोच को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, क्योंकि उनको जो अपने आप को क्या कहना पड़ेगा, जनता का सेवक समझना पड़ेगा, तभी जो हम भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर था कि भ्रष्टाचार के संबंध में जयप्रकाश नारायण का क्या विचार था और वो भ्रष्टाचार को कैसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देते हैं। अब आगे चलेंगे हम लोग, तो ये 6वां नंबर प्रश्न है। इसमें दिया जा रहा है कि विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए। तो इसका उत्तर जो है दिया जा रहा है कि भगत सिंह का जो समय था वो आजादी का समय था। उन्होंने कहा कि कल के समय में देश की बागडोर नौजवानों के हाथ में होगी, और अगर उनको राजनीति का ज्ञान नहीं रहेगा तो वो कैसे देश की स्थितियों को संभालेंगे। भगत सिंह का कहना था कि इस देश को ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो तन मन धन से जो है खुद को देश के लिए अर्पित कर दे, और पागलों की तरह जो सारी उम्र देश के लिए जो है न्यौछावर कर दे। जबकि यह कम परिवार में रहकर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विद्यार्थी इस जंजाल से दूर होते हैं, इसलिए उन्हें राजनीतिक में भाग लेना चाहिए। तो मतलब जयप्रकाश कह रहे हैं भगत सिंह जो है विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा रखते हैं, ये तो अगला क्वेश्चन है, लेकिन ये बताया गया है कि भगत सिंह जो है विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाह रहे हैं। मतलब विद्यार्थी राजनीति में भाग क्यों लेना चाहते हैं, तो वो ये बताते हैं कि जो विद्यार्थी लोग हैं वो पारिवारिक मोह माया से, पारिवारिक जंजाल से दूर है और वो स्वतंत्र है। और जो भगत सिंह ये भी कहते हैं कि हमें अपने देश की जो है मतलब कि ऐसे लोगों की जरूरत है जो तन मन धन से जो है देश के लिए समर्पित कर दे, तो वैसे लोगों की ही जरूरत है। तो इसलिए भगत सिंह विद्यार्थियों से ही अपेक्षा रखते हैं। तो ये हमारा जो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद अगर आगे चलेंगे तो 7 नंबर प्रश्न दिया है, जिसमें दे रहा है कि तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तो कहा जा रहा है कि तुलसीदास सीता से वचनों से ही सहायता मांगते हैं, और माता सीता से कहते हैं कि यदि प्रभु मेरा नाम दशा पूछे तो यह बता दीजिएगा कि मैं दीनहीन निर्बल हूँ और उन्हीं का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। ठीक, मतलब तुलसी जो है वो कहा जा रहा है कि सीता से कैसी सहायता मांगते हैं, तो तुलसीदास सीता से अपना वचनों से ही सहायता मांगते हैं, और माता सीता से कहते हैं कि हे माता, मेरा जो नाम जो अगर प्रभु श्री राम पूछेंगे तो मेरे दीनहीन दशा को आप बता दीजिएगा, और उनसे कह दीजिएगा कि मैं उनका नाम लेकर के अपना पेट भरता हूँ। ठीक ना, तो ये उनके वचनों से सहायता मांगते हैं, ये जरूर आप लोग देखिएगा। इसके बाद आगे जो है 8वां नंबर दे रहा है प्रश्न, इसमें कहा है कि तुलसी सीधे राम से न कहकर के सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। ये 8वां नंबर प्रश्न में दे रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि तुलसी सीधे राम से ना कह के सीता से इसलिए कहलवाना चाहते हैं क्योंकि तुलसी जी जो श्री राम के अधिक निकट हैं और जिनके साथ हृदय का गहरा संबंध होता है, उनसे कुछ मांगा नहीं जाता है, क्योंकि ऐसा करने से संकोच होता है। इसलिए वह माता सीता से आग्रह करते हैं कि
कि वैसे भी माता सीता जो श्री राम की अर्धांगिनी है वह उनसे खुल करके बात कर सकती है, लेकिन तुलसीदास माता से भी कहते हैं कि उचित अवसर देख करके ही उनके बारे में उनसे बात करें। यानी तुलसीदास जो है वो ये बताते हैं कि मैं उनका जो है श्री राम का भक्त हूँ और मैं उनका प्रिय हूँ, तो वो मेरे मतलब कि मैं उनके ज़्यादा मतलब निकट का हूँ, सहयोगी, मतलब उनसे मैं ज़्यादा मतलब निकट संबंध रखता हूँ, तो वो से अगर मैं कुछ मांगूंगा तो मैं संकोच होगा। जैसे हम ही लोग जो है किसी से अपना जो प्रिय होता है तो उससे कुछ मांगने में हम लोग लाजाते हैं, तो तुलसीदास भी सेम वैसा ही है कि डायरेक्ट प्रभु श्री राम से जो कुछ ना मांग वो नहीं रहे, वो माँ सीता से कहते हैं कि हे माँ सीता, आप हमारे प्रभु श्री राम के अर्धांगिनी हैं, आप उनके साथ रहती हैं, तो आप उचित अवसर देख करके जो है मेरे बारे में प्रभु श्री राम से कुछ बता दीजिएगा, कुछ कथाओं के माध्यम से कह दीजिएगा, ताकि जो है मतलब कि मेरी जो बिगड़ी हुई बात है वो सब बन जाए। तो इसलिए जो है वो डायरेक्ट सीधा जो है वो राम से न कह करके माँ सीता से जो अपने बारे में कहते हैं। तो ये हमारा जो है 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद हम लोग 9 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने की क्या कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI है, नोट कर लीजिएगा कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण है। तो इसका आंसर होगा कि चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था जो कि पानी को रोकता था। धीरे धीरे जंगल की कटाई होने के बाद वो महावन समतल हो गया, ठीक, और बाढ़ के पानी के बहाव में कोई रुकावट नहीं होता था, और इस वजह से जो है बाढ़ वहां पर प्रचंड रूप से आने लगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ प्रचंड रूप से आने का कारण यही था कि जो मतलब कि वहाँ जंगल हुआ करते थे, तो जंगल की क्या हो गई, कटाई होना शुरू हो गया। जब जो जंगल में हवन था उसका ज़्यादा मात्रा में कटाई होने लगा, तो कटाई होने की वजह से जब भूमि समतल होगा तो पानी का बहाव जो है अब तेज होने लगा। ऐसे जंगल हुआ करता था तो पानी का बहाव जो पेड़ों के जड़ों में जाकर के रुक जाता था, लेकिन जो है अब कटाव हो गया, जमीन समतल होगा तो इससे पानी तेज मात्रा में बहाव होता था और वो रुक नहीं पाता था, तो इसी वजह से जो है वहाँ ज़्यादा बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ गई, और इसीलिए चंपारण क्षेत्र में जो है वो बाढ़ प्रचंड रूप से आने लगा। तो ये जो है 9 नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर था। तो आज हम लोग जो है टोटल 9 प्रश्न को किए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो आपके एग्जाम में जो आने वाले एग्जाम है हिंदी का, उसमें पूछने जाने की ये संभावनाएं हैं प्रश्नों की। तो आप सभी लोग जो है इन सारे प्रश्नों को जरूर कवर करिएगा। साथ ही अगर आप सभी को इस क्लास का PDF नोट्स चाहिए तो आप सभी को हम बताए भी हैं कि SS लोकर्स एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पर आपको फ्री में इन सभी प्रश्नों के जो भी आंसर है, चाहे ऑब्जेक्टिव MCQ जो मैंने कराया है उसका अगर PDF चाहिए तो आप वहां से जरूर ले सकते हैं। बाकी आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही जो है और आप लोग क्या क्या चाहते हैं हिंदी से रिलेटेड या साइकोलॉजी से रिलेटेड, उसके बारे में भी जो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।